हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान यूआरसी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपीटेड वर्ग 3 2025 जिसकी एग्ज़ाम अगले महीने यानी 31 अगस्त 2025 को स्टार्ट होने वाली है। कब? 31 अगस्त 2025 को स्टार्ट होने वाली है, जिसमें अब सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। जिसमें नया सिलेबस जोड़ा है सामाजिक विज्ञान। कौन सा? सामाजिक विज्ञान टॉपिक, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इतिहास। इतिहास की आज दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, यानी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछले कई एग्जामों में आए हैं, मैंने वो भी इसमें रखे हैं, और जिसकी बनने की जो प्रबल संभावना है, मैंने वो भी इसमें रखे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिसका आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और आपके इसकी जो पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो जो यूआरसी एकेडमी जो टेलीग्राम पे इसकी जो पीडीएफ सेंड की गई है, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। चलो और क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार भी देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पूर्व में, इसका विस्तार कहाँ तक देखने को मिलता है, ये कहाँ तक फैली थी? जो पूर्व में ये जो फैली थी, पूर्व में इसका विस्तार आलमगीर उत्तर प्रदेश का, पर आलमगीर उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। यहाँ पर इस नदी सीमा बनाती थी, जिसका नाम था हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। अब बात करते हैं कि पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, तो बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान, उसको गोंडर तक इसका विस्तार था, जो कि दास्ती नदी। कौन सी? दास्ती नदी। अभी ये एरिया पाकिस्तान में है। कहाँ पर? ये पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम दिशा में यहाँ तक फैली थी। अब बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में यह सभ्यता जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मांडा तक। तो इसकी जो नदी है चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी तक इसका विस्तार था। अब दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र तक। कौन सा? महाराष्ट्र तक एक स्थान है देमाबाद। कौन सा? देमाबाद। और दक्षिण में इसकी सीमा बनाने वाली नदी थी प्रवरा नदी। कौन सी? प्रवरा नदी। आपको ये भी रखना है नोट कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, पश्चिम में कौन सी नदी इसकी सीमा रेखा बनाती है, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन स्थल है और किस नदी से, नदी के तट पर है। जो हड़प्पा है वह किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। किस पे? रावी। रावी नदी के तट पर है। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। बहुत महत्वपूर्ण है। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और यह की थी 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के तट पर है? वह सिंधु नदी के तट पर है। किस पे? सिंधु नदी के तट तट पर आपको देखने को मिलता है। और इसकी खोज की थी राकालदास बनर्जी ने। किसने? राकालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और की थी 1922 में। किसने? 1922 में। आपको इसके खोजकर्ता और इस ईयर का सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का नाम रखना है। लेकिन जो जैसे लोथल है वह किस नदी के किनारे है, तो जो लोथल है वो बोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे है? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, या गग्गर नदी के किनारे। किसने? गंगा गग्गर नदी के किनारे है। आपको ये याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित आपको नदी और इसको खोजकर्ता और इसका ईयर याद रखना है। इसके अलावा आपको ये जो बाकी स्थल है इसमें ये किस नदी के तट पर है, ये या यही याद रखना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो जो लोथल है वह किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। जो कालीबंगा है वो गग्गर नदी के तट पर है। अब जो रोपड़ है वह किस नदी के तट पर है? वह जो कि सतलज नदी के तट पर। कहाँ पर? सतलज। या जो रोपड़ है ये पंजाब में देखने को मिलता है। जो कोट दीजी सिंधु सिंधु नदी के तट पर है। चन्नू दौड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रंगपुर मदार नदी के तट पर है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दास के नदी के किनारे। जो बनावली है वह रंगोई नदी के तट पर है। जो धोलावीरा है वह मनाहर नदी के तट पर। किस पर? मंडर नदी के तट पर है। तो आपको जो स्थल, और यही जो स्थल है किस किस नदी के किनारे है, वो आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। क्वेश्चन आया हुआ है
कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। कब? आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और यह कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। और यह जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर है। किससे? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी घाटी कौन सी है? तो सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी यहाँ की प्रमुख नदी थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। किस नाम से भी जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यह सभ्यता किस काल की है? तो यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता जो बोला जाता है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण भी बोला जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसके बाद सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल। कौन सा? लोथल यहाँ का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी नगर योजना कहाँ मिली? तो वहाँ थी मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में नगर योजना मिलती है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में ग्रेड बाद कहाँ मिला है? वह मोहनजोदड़ो का। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। इसके बाद हड़प्पा नगर किस आधार पर बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति पे। किस पे? ग्रिड पद्धति के आधार पर हड़प्पा नगर बनाया गया था। इसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग सड़क जो सिंधु सभ्यता में नगर में जो सड़क किस प्रकार की थी? तो वहाँ पर सीधी और एक दूसरों को समकोण पर काटती थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क थी वो एक दूसरों को समकोण पर काटती थी। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उन्नति। कैसी थी? अत्यंत उन्नति। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जिसका अनुपात आपको 4:2:1 देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात था वो क्या था? 4:2:1। अगला है नगरों को कितने भागों में बांटा गया? तो नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें दुर्ग और निचला नगर बोलते हैं। अनाज भंडार केंद्र कहाँ पाए गए? तो अनाज भंडार जो केंद्र है आपको हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा जो अनाज भंडार है कहाँ मिला है? वह मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अनाज भंडार जिसको गोदान भी बोलते हैं वहाँ मिला है। इसके बाद सिंधु सभ्यता में मकान किससे बने होते हैं? तो पक्की ईंटों से। कितने? पक्की ईंटों से निर्मित थे। मकानों में कुएं किस लिए बनाए जाते थे? तो मकानों में जो कुएं जल आपूर्ति के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है औजार धातु और शिल्प। औजार धातु और शिल्प से संबंधित क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वह थी तांबा। कौन सी? तांबा। जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग धातु भी कौन सी थी? तांबा ही थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तो लोहा। लोहा का ज्ञान सिंधु सभ्यता में नहीं था। जो कांस्य की नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वहाँ थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। बालक के पाषाण मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो वो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके बाद यज्ञ पुरुष की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो वह बनी थी स्टीयाटाइट। किसकी? स्टीयाटाइट की, यानी कि सॉफ्ट स्टोन की वो मूर्ति बनी हुई थी। इसके बाद सबसे अधिक खिलौने किस स्थल से मिले? तो मोहनजोदड़ो से। किससे?
जो सबसे अधिक खिलौने हैं वह किस कहाँ पर मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। इसके बाद मिट्टी के खिलौनों का निर्माण क्यों किया जाता है, बच्चों के खेलने के लिए। इसके बाद मोहरों पर किस प्रकार की चित्रकारी होती थी, तो मोहरों पर एक तो पशु पशु एक किस प्रतीकों पशु और प्रतीकों की आकृति चित्रकारी होती थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का प्रयोग चिन्ह व्यापार चिन्ह के रूप में करते थे, तो मोहरों किसका, मोहरों का व्यापारिक क्षेत्र में करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कि मोहरों पर कौन सी लिपि मिलती थी, तो चित्रलिपि। कौन सी चित्रलिपि उसके मोहरों पर अंकित थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धार्मिक और संस्कृत से संबंधित सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की। बहुत महत्वपूर्ण है, जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ तत्वात्मक सभ्यता थी। इसके बाद पुरुष देवता के रूप में कौन पूजित थे, पशुपति। कौन, पशुपति, जो कि शिव का प्रारंभिक रूप था। इसके बाद क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर बनाते थे, बिल्कुल नहीं बनाते। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर नहीं बनाते थे। क्या सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, बिल्कुल प्रचलित थी। क्या सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। सिंधु सभ्यता में शव को कैसे दफनाया जाता था, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शव शवदान की जो प्रक्रिया थी, कि शवदानों को किस प्रकार दफनाया जाता था, तो उत्तर की ओर सिर रखकर। उनका जो सिर है वो किस दिशा में करते थे, उत्तर की ओर उनका सिर करते थे। क्या सिंधु लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, संभव था, हाँ, मतलब कहीं कहीं करते कहीं नहीं करते। सिंधु सभ्यता में कब्रों के साथ क्या रखा जाता है, तो कब्रों के साथ जो लोग शांत या मर जाते हैं उनके साथ कुछ उसके जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बर्तन है, जो उसकी सामग्री है जो कि वो दैनिक जीवन में उपयोग करता था, वो भी दफनाने के साथ रखते थे। क्या सिंधु सभ्यता में पशु बलि प्रचलित थी, बिल्कुल नहीं थी। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रमाण मिलता है, हाँ मिलता है। तो यहाँ पर किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, जो कि पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यापारिक और आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पेशे से जुड़े थे, तो कृषि। किससे, कृषि से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, कृषि से संबंधित थे। इसके बाद हड़प्पा में प्रमुख अनाज कौन से थे, तो हड़प्पा की प्रमुख अनाज थे गेहूं और जौ। कौन सी, गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसल थी। इसके बाद सिंधु लोग व्यापार के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते थे, सिंधु लोग व्यापार के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते थे, तो सिंधु लोग जो व्यापार के लिए जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। किसका, जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। इसके बाद सिंधु सभ्यता में किस देश से व्यापार होता था, तो मेसोपोटामिया। किससे, मेसोपोटामिया देश से इसका व्यापार होता था। हेलो।